बीजेपी बेहिचक यहाँ पर टिकट जो है वो बाबूलाल सोरेन को देती, लेकिन जिस तरह से वो घर में जाकर बैठ गए, अब ये बात कहते हैं कि भाई मैं काम करूंगा, लोगों से मिलूंगा। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो बराबर इस सीट के ऊपर काम करते हैं। रमेश हंसदा की आप बात कर सकते हैं, इसके अलावा डॉक्टर सुनीता लंडा की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा रहे हैं। अब आखिर में फैसला बीजेपी को करना है कि भाई वो कौन सा चेहरा होगा जिसके नाम पर वो के अंदर चंपई सोरेन को मिला है। मेरे ख्याल में किसी दूसरे नेता को ऐसा सम्मान मिला हो जहां पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बड़े होने के नाते उनके पैर मंच पे छूते हुए। हिंदी भाषी राज्यों में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता है, अगर सिर्फ हम उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात करें तो बीजेपी के लिए मुस्लिम वर्ग और आदिवासी समुदाय और ये दलित समुदाय ये कभी भी सर्वोपरि नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके सहारे कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है, ऐसा विपक्ष के आरोप है। और ऐसा झारखंड में कांग्रेस पार्टी के विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का भी कहना है कि बीजेपी कभी भी मुस्लिम और आदिवासियों की नहीं हुई है, और यही वजह है कि झारखंड में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। और कहीं ना कहीं इरफान अंसारी ने एक बड़ा ऑफर चंपई सोरेन को दिया। वो चंपई सोरेन जो कोल्हान, जो झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं, वो चंपई सोरेन जो शिबू सोरेन के राइट हैंड कहे जाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से फिर से चुनाव लड़वाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। घाटशिला का दौरा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो सोमेश सोरेन के नाम को लगभग फाइनल माना जा रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने भी कहा है कि सही समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा, और ये सही समय कब आएगा ये अब तक तय नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि असली उम्मीदवार वो होगा जो योग्य होगा, जो प्रदेश में योग्य होगा उसी को आगे किया जाएगा। तो ऐसा कहना क्या ये दर्शाता है कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन योग्य नहीं है, इसलिए अब तक उनके नाम पर फाइनल फैसला नहीं लिया गया है? इस बीच में चंपई सोरेन को लेकर यह भी दावा किया गया कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, यानी कि आदिवासी बहुल्य सीटों पर तो बीजेपी चुनाव जीत ही जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो 28 आदिवासी जो सीटें हैं उनमें से सिर्फ एक ही सीट चंपई सोरेन बचा पाए, और भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 जो आदिवासी बहुल्य सीट हैं इस पर हार जाती हैं। तो एक बार भरोसा जताया गया चंपई सोरेन पर, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन पर, लेकिन चंपई सोरेन बीजेपी में आने के बाद वो चमत्कारी चेहरा बीजेपी के लिए साबित तो नहीं हुए। तो क्या ऐसे में बीजेपी अब घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, कोई नया चेहरा ला सकती है? क्या वो चेहरा महिला के रूप में हो सकता है? आखिरकार बीजेपी किस पर मोहर लगाएगी, इसको लेकर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का जिक्र करें, ये भी अपने पिता की राजनीति के बलबूते ही आगे आए हैं। इन्होंने भी कोई मुकाम हासिल नहीं किया है, घाटशिला से चुनाव लड़ा था, हार जाते हैं, दोबारा मौका पाने की उम्मीद में हैं, और खुद बाबूलाल सोरेन ये कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उसके लिए हम तैयार हैं, हम घाटशिला में मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं और अभी से जुट भी चुके हैं। बाबूलाल सोरेन का ये कह देना, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐलान ना करना क्या दर्शाता है कि असमंजस की स्थिति में है कि अगर फिर से भरोसा जताया तो कहीं नैया ना डूब जाए?
देखिए, एक बात तो ये होती है कि राजनीति में जब आप जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हार और जीत को दोनों को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि हमेशा आपकी जीत नहीं होती। बड़े से बड़े लीडर्स हम देखेंगे, उनकी हार होती हुई देखी गई है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है कि जिस क्षेत्र में आप चुनाव हार जाते हो उसको यूं ही आप छोड़कर चले जाएं, बल्कि वहां पर आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। ये बात हमें सीखनी चाहिए स्मृति ईरानी से, जो 2014 में राहुल गांधी चुनाव हारते हैं अमेठी में, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वो वहां से नहीं हटती, लगातार काम करते हैं। 19 में वो चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाबूलाल सोरेन का हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहते तो हैं प्रचार करेंगे, काम करेंगे, लेकिन अगर 1 साल का लगभग वक्त हो गया, अगर वो चाहते तो शायद इस सीट के ऊपर लगातार लोगों से कम्युनिकेट करते। देखिए, हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर हार और जीत दोनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। और बीजेपी ने भी ऐसा नहीं है कि जो प्रत्याशी हारे हैं उनको दोबारा टिकट नहीं दिया, लेकिन उनका एटीट्यूड क्या है वो जरूर देखने वाली बात होती है। आप भले ही चुनाव हारे हो, लेकिन क्षेत्र में अगर आप रहकर काम करते, क्षेत्र में अगर आप लगातार अपनी मेहनत करते, लोगों से कम्युनिकेट करते और कह सकते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाते हुए नजर आते, तो बीजेपी बेहिचक यहाँ पर टिकट जो है वो बाबूलाल सोरेन को देती। लेकिन जिस तरह से वो घर में जाकर बैठ गए, अब ये बात कहते हैं कि भाई मैं काम करूंगा, लोगों से मिलूंगा, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो बराबर इस सीट के ऊपर काम करते हैं। रमेश हंसदा की आप बात कर सकते हैं, इसके अलावा डॉक्टर सुनीता लगातार जो है लोगों के बीच में रहती हैं। वहीं अगर अर्जुन मुंडा की पत्नी की बात करें, वो भी लगातार काम करती रहती है। तो आपको अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का जिक्र करें तो ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन तो ये कहने कि एक और मौका उनके बेटे को दिया जाए, बाबूलाल सोरेन को आगे किया जाए। तो अर्जुन मुंडा की पत्नी ने भी चुनाव विधानसभा का पोटका से लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं और 27,902 वोटों के करीब मीरा मुंडा चुनाव हार जाती हैं। तो ये माना जा रहा है लोगों के जरिए कि इन्हें भी एक मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या मौका महिला चेहरे के रूप में मीरा मुंडा? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए मौका। और हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहे कि भाई अगर चुनाव आप हार गए तो आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। चाहे मीरा मुंडा की बात करें, बाबूलाल सोरेन की बात करें, और भी तमाम लीडर्स की बात करें, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप राजनीति में आए हैं तो सेवा धर्म कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ जाता है, लोगों के बीच में रहना आपका अनिवार्य हो जाता है। वैसे में ये बात कहीं भी फिट नहीं बैठती कि चुनाव अगर आप हार गए हैं तो लोगों से आप मुंह मोड़ के घर में जाकर बैठ जाएंगे, बल्कि आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत होती, ताकि जो लोग आपसे प्रभावित भी नहीं थे उनको भी आप अपनी तरफ प्रभावित कर सके। लेकिन यहाँ पर बाबूलाल सोरेन को देखा जाए तो उतना एक्टिव नजर नहीं आए। इसी मद्देनजर तमाम सारी जो आवाजें हैं वो यहाँ पर उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि भाई जो चेहरा काम कर रहा है, जो योग्य उम्मीदवार है, उसको जो है टिकट मिलना चाहिए। तो ऐसे में बाबूलाल सोरेन की जो एक कह सकते हैं दौड़ थी, इसमें वो पिछड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई नाम ऐसे जो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें चाहे आप रमेश हंसदा की बात करें, डॉक्टर सुनीता की बात करें, मीरा मुंडा की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा रहे हैं। अब आखिर में फैसला बीजेपी को करना है कि भाई वो कौन सा चेहरा होगा जिसके नाम पर वो घाटशिला में चुनाव में जाने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि चंपई सोरेन ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका अपमान हुआ है, उनसे मुख्यमंत्री पद हेमंत सोरेन ने छीन लिया था जब उन पर से सारे केस हट गए थे। तो अब बीजेपी में आए हैं, अगर बीजेपी अगर टिकट उनके बेटे को नहीं देती है, उपचुनाव में नहीं उतारती है, तो क्या यहाँ भी मान सम्मान का जिक्र करते हुए पार्टी से अलग हटने का विचार बना सकते हैं? क्योंकि इरफान अंसारी ने खुद कहा था कि आपने गलती की है, लेकिन हम हेमंत सोरेन के पैर पड़ने के लिए भी तैयार है, बस आप वापसी कर लीजिए। नाज़मीन, इससे ये बात कहीं छुपी हुई भी नहीं है कि जितना मान सम्मान जेएमएम के अंदर चंपई सोरेन को मिला है, मेरे ख्याल में किसी दूसरे नेता को ऐसा सम्मान मिला हो जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बड़े होने के नाते उनके पैर मंच पे छूते हुए नजर आते हैं। कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है वो उनके पैर छूते हुए नजर आती है। यानी कि एक अलग तरह का मान सम्मान यहाँ पर चंपई सोरेन को मिलता था। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस समय भी हर कोई ये कह रहा था कि भाई यहाँ पर अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन होंगी, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। लेकिन जब नाम निकलकर सामने आता, जो नाम जो हेमंत सोरेन ने लिखा था वो नाम था चंपई सोरेन का। तो देखिए, इतना बिलीव उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो एक अलग
अलग मंशा के तहत बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, ये कहते हुए कि भाई उनसे पद वापस ले लिया गया, लेकिन जो पद वापस लिया है, पद दिया भी उसने ही था, तो ये भी उनको सोचना चाहिए था। अब खैर ये बात निकल चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब इरफान अंसारी बात कर रहे हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो वो हेमंत सोरेन के पैर भी पकड़ सकते हैं, तो ये अपने आप में समीकरण बन रहा है कि अगर यहाँ बीजेपी ने टिकट उनके बेटे को नहीं दिया तो क्या चंपई सोरेन अब जेएमएम के अंदर वापसी करते हुए नजर आएंगे। और ऐसा होता है तो बीजेपी को न सिर्फ झटका लगेगा बल्कि यहाँ पर जेएमएम की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, जिन नामों की चर्चाएं हो रही थी इसमें बीजेपी की तरफ से खुद चंपई सोरेन अपने बेटे को आगे कर रहे थे और रामदास सोरेन के बाद सोमेश सोरेन के बेटे का जिक्र हो रहा था। मुकाबला कड़ा है क्योंकि घाटशिला सिर्फ एक सीट नहीं है, एक दाव है, एक वो उम्मीद है या कहें कि जिस मान सम्मान के साथ बीजेपी सोच रही थी कि चंपई सोरेन के बलबूते वो 28 की 28 आदिवासी बहुल्य सीटों को जीत लेगी, उसी चंपई सोरेन के बलबूते एक सीट ही हासिल कर पाती है। और 2000 की बात करें, साल 2000 की, तब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं में से 14 सीटें हासिल की थी, तो बड़ा अंतर यहाँ पर नजर आता है। तो क्या चंपई सोरेन बीजेपी के लिए वो फैक्टर साबित नहीं हुए हैं और क्या अब बीजेपी विचार कर रही है कि दाव आजमाया जाए उनके बेटे पे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।